हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। हम लोगों ने एम्ब्रियोजेनेसिस हमने oogenesis कर लिया था। तो oogenesis में सिर्फ हमारा डायग्राम है। अभी मैं डायग्राम आपको बता रही हूँ। तो क्योंकि हमने पूरी प्रोसेस कर ली है तो अब आपको डायग्राम को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले oogonia की हम बात करते हैं। oogonia मीन्स जो oocyte मदर सेल होगी oogonia, ये माइटोसिस या माइटोटिक आप बोल सकते हैं डिवीजन में जाएगा और पहले ये 2 में कन्वर्ट होता है, अगेन डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, इस तरीके से मियोसिस मत समझिएगा इसको। अब यहां अगर हम बात करते हैं, ये जितना भी होता है ये किस टाइम पे होगा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज या फीटल स्टेज आप कह सकते हैं, उसमें होगा। यहां हम बात करते हैं प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte है तो प्राइमरी oocyte किस टाइम पे कन्वर्ट होता है। तो देखिए प्राइमरी oocyte, हमने यहां से एक प्राइमरी oocyte लिया, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, हम 1 की बात करते हैं। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, ये जो है ये अगेन मियोसिस डिवीजन में जाएगा। तो मियोसिस डिवीजन में जाने पे ये पहले एक छोटा सा पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाएगा, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडीज का फंक्शन अगर आपको पूछा जाए कि फंक्शन क्या है पोलर बॉडीज का, तो ये क्रोमोसोम के नंबर को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं, यानी इक्वल करते हैं। ये क्रोमोसोम के नंबर्स को कम करने का काम करेंगे। तो यहां से क्या होता है, हाफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ना, तो हाफ ये कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बनी है। और ये क्यों कभी भी ओवम में कन्वर्ट नहीं हो पाती या एग में कन्वर्ट नहीं हो पाती, बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म। और कोई भी ऐसी सेल जिसके पास साइटोप्लाज्म कम है वो कभी भी क्या नहीं कर सकती, वो कभी जनरेशन या कभी भी वो डेवलपमेंट शो नहीं कर सकती। तो वैसे ये भी नहीं करेगी। अब सेकेंडरी oocyte है तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। ठीक है, चलेगा, या मियोटिक डिवीजन आप बोल सकते हैं, मियोटिक डिवीजन यहाँ पे चलेगा। और ये किस टाइम पे चलेगा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी के केस में चलेगा। यहाँ सेकेंडरी मतलब प्राइमरी oocyte हमेशा सेकेंडरी oocyte में प्यूबर्टी के टाइम पे ही क्या होगा, डेवलप होगा। अब सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं तो सेकेंडरी oocyte में भी अनइक्वल डिवीजन। तो यहाँ देखिए अनइक्वल डिवीजन तो हुआ, अनइक्वल डिवीजन तभी क्या हुआ, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। यहाँ भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी अनइक्वल डिवीजन, यानी इधर और इधर दोनों में अनइक्वल डिवीजन। तो यहाँ एक तो बन गया क्या, ओवम यानी एग, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, और वैसे होता क्या है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि पोलर बॉडीज कितनी बनी। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो पोलर बॉडीज यहाँ कितनी बन रही हैं, यहाँ हमें 2 पोलर बॉडीज दिख रही हैं। बट इसमें होता क्या है कि जो ये पोलर बॉडी होती है ये भी 2 में डिवाइड हो जाती है। तो आपको कहीं आंसर अगर ये मिले कि कितनी पोलर बॉडीज बन रही है, 3 पोलर बॉडीज, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में प्राइमरी या फर्स्ट पोलर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 मोर या डिफरेंशिएटेड इनटू 2 मोर पोलर बॉडीज। तो 2 यहाँ हो गई और 1 यहाँ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से पोलर बॉडीज ये बनाएगा। बट ये किस टाइम पे बनेगा, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जितनी प्रोसेस चल रही है ये चल रही है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte अपना कौन सी वाली स्टेज को मैंने आपको बताया था, ये अरेस्ट होती है। पहले ये यहाँ पे अरेस्टेड थी, मतलब इतना इतना जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, यहां बात करते हैं तो अरेस्टेड एट मेटाफेज। तो मेटाफेज को वो कब कंप्लीट करके ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा, जब फर्टिलाइजेशन, उसको पता है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, जब उसको ये चीज पता है तब जाके क्या होगा, तब ये ओवम या सेकेंडरी पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही फीमेल की बॉडी से मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बॉडी से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी oogenesis में इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा इसमें कि किस किस तरीके से होता है। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि यहाँ ये अरेस्टेड है डिप्लोटीन स्टेज में, यहाँ अरेस्ट होगा ये मेटाफेजिक स्टेज में। ठीक है, और इस तरीके से ये होता है। तो एक oogonia यानी ओवम मदर सेल, ठीक है, वो है, उसने क्या किया, उसने oocytes बनाए, 4 प्राइमरी oocyte बनाए। एक प्राइमरी oocyte को हम लेंगे 3 डिजेनरेट
हो जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब एक को हम लेंगे और ये क्या करेगा, ये अनइक्वल डिवीजन में सेकेंडरी oocyte बनाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte ओवम बनाएगा, बड़ा सेल, ठीक है, जिसको एग हम कह रहे हैं, और सेकेंडरी पोलर बॉडी। एक चीज मैं आपको इसमें और बताती हूँ, जो ओवम है इसी को ऊटीड्स भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ऊटीड्स भी हम इनको कह सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे मियोटिक आप इस तरीके से कर लीजिएगा, ME कर दीजिएगा। यहाँ हो गया माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस, या वो ठीक था पहले भी। अब देखिए इसमें एक टर्म मैं आपको बताती हूँ, हमने बात की थी कि किस तरीके से अगर हम टेस्टिस को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या टर्म दे रहे हैं। वैसे ओवरी को रिमूव करने के लिए सर्जिकल रिमूवल, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी को हम क्या नाम देते हैं, हाइस्टेरेक्टोमी। हाइस्टेरेक्टोमी, ठीक है। ये तो ओवरी का रिमूवल जो होगा उसको हम ये कहेंगे, याद रखिएगा इसको भी। उसके बाद अब मैं मेंस्ट्रुअल फ्लो आपको बता रही हूँ। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो किस तरीके से होगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से होगी। यहां हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। फॉर एग्जाम्पल मंकी, एप्स, ह्यूमन, ठीक है, ETC। यानी अगर इनमें देखिए दो टाइप की साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक ईस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ये हर मंथ चलती है, जबकि ईस्ट्रस साइकिल की अगर बात करते हैं तो वहां क्या है, पूरे एयर में एक बार वो चलेगी। यानी हम ये कह रहे हैं कि उसमें एनिमल्स हीट पीरियड में पूरे एयर में एक बार आएंगे, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं है, ये हर मंथ चलने वाली साइकिल है, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, फर्स्ट चैप्टर जब हमारा चल रहा था उसमें हमने कर लिए थे। देखिए इसमें मैं आपको कुछ फेजेस बताती हूँ, 3 मेन फेजेस हम इसमें लेते हैं। 3 मेन फेजेस होते 3 नहीं है, होते ज्यादा है, बट मेन फेजेस 3 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पहले को हम क्या कहेंगे, सीक्रेटरी या मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड प्री ओव्यूलेटरी, यानी ओव्यूलेशन अभी नहीं हुआ है, प्री ओव्यूलेटरी या प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। यानी यहाँ फॉलिकल्स आपको समझ आ ही रहा है, फॉलिकुलर फेज मींस फॉलिकल्स यहाँ पे डेवलप होंगे। प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये कन्वर्ट होगा। थर्ड फेज जो हम बात करते हैं, जो कि मैं लिख रही हूं बट यहाँ पे मेन फेजेस में उसको नहीं लेते। द थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। The fourth is post ovulatory या luteal phase, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि यहाँ पे देखिए यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड, इसी को ही हम क्या कहेंगे, जो ओव्यूलेटरी फेज है इसी को ही हम सीक्रेटरी फेज कहेंगे। सॉरी यहाँ आप सीक्रेटरी मत कीजिएगा, यहाँ आप सीक्रेटरी फेज कर दीजिएगा, सीक्रेटरी फेज, ठीक है। लेकिन इस वाले को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते या हम इसका पार्ट नहीं मानते। 3 फेजेस है, हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो 3 फेजेस है। मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, सेकंड हो गया प्री ओव्यूलेटरी यानी प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, और फिर हो गया पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है इनको हम इसमें कर लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता रही हूं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड मेनार्ची, जो किसी भी फीमेल में कब होगी, एट द एज ऑफ मैं अप्रॉक्स में बोल रही हूं 12 to 13 ईयर्स इन फीमेल, जब प्यूबर्टी आएगी, ठीक है। सेकेंड इज लास्ट मेंस्ट्रुएशन नोन एज मेनोपॉज,
जो मोस्टली 45 to 50 ईयर्स इन फीमेल्स में मानी जाती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि व्हाट इज मेनार्ची एंड व्हाट इज मेनोपॉज। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं, एक एक करके हम इन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इन फेजेस में क्या होता है। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा गया है, तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने डेज की होती है? तो ये होती है 28 या 29 डेज। ठीक है, 28 to 29 डेज की होती है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की, तो मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर 1 to 5 डेज। ठीक है, 1 से लेके 5 डेज तक ये चलता है। फिर जो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज कब से चलेगा? मान लीजिए कि अगर किसी भी ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन आज से स्टार्ट हुए हैं, तो वो कब तक? अप्रोक्स 5 डेज तक मान लिया जाता है मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, कि जहां पे जो एग है वो किसके साथ? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ बॉडी से, यूट्रस से बाहर आ रहा है, वेजिना के थ्रू बाहर आ रहा है। फिर सेकंड, उसके बाद बात करते हैं फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज जो है कि यहाँ पे फॉलिकल्स बनेंगे। तो फॉलिकुलर फेज में हम क्या चीज कहते हैं? यहाँ क्या होगा? फॉलिकल्स बनेंगे। मैं आपको अभी पहले सिर्फ डेज की बात बता देती हूँ कि इसमें डेज कितने होंगे। तो 5 के बाद आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से आप लेंगे। तो 11 to 13 डेज मानते हैं हम इसको। 11 to 13 डेज 5 के बाद काउंट करेंगे। ठीक है, तो 5 के बाद ही मतलब काउंट करते रहेंगे, 6, 7, 8, 9 ऐसे कंटिन्यूअस काउंट करते रहेंगे। फिर ये वाला जो है ये 14 डेज में होता है, बट मैक्सिमम बुक्स में आपको 14 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 14 to 17 मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम 14 to 17 कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल्स में जरूरी नहीं है कि सब में मेंस्ट्रुएशन टाइम टू टाइम आए, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि वेरिएशंस होते हैं, इसलिए 14 to 17 डेज मान लिया जाता है। और यही एक ऐसा फेज है जिस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं किसके? फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, कि एग को फर्टिलाइज करने के मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे होते हैं। और ल्यूटियल फेज की बात करते हैं, तो इसके बाद के जितने भी है, कब तक? टिल 28 to 29 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेज वाइज याद रखना है। डेज वाइज देख लीजिए किस तरीके से मैंने क्या कहा। जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो इतना चलेगा, फॉलिकुलर फेज लगभग इतना चलेगा, जो ओवुलेटरी फेज है वो 14 to 17 चल सकता है, और ल्यूटियल फेज जो है वो जब तक सेकंड मेंस्ट्रुएशन नहीं आता तब तक चलता ही रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। अब उसके बाद में इन फेजेस में कौन कौन से वेरिएशंस या कौन कौन से चेंजेस होते हैं, मैं वो आपको बता रही हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा फेज? मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या चीज होती है, यहां हम बात करते हैं। मैं मेंस्ट्रुएशन फेज को एमपी करके लिख रही हूँ शॉर्ट में। देखिए, मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या चीज होती है, यहां हम क्या कहेंगे? जो ओवा है, ओवम प्लस एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस comes out from female vagina या uterus in the form of blood, in the form of blood के साथ। ठीक है, ब्लड की फॉर्म में आएंगे। क्यों आएंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आएंगे, लेकिन पहले आप सिर्फ ये समझते रहिए कि क्या क्या इन फेजेस में हो रहा है। ठीक है, बस अब इतनी चीजें समझेंगे। सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा वाला फेज आता है? फॉलिकुलर फेज। यानी फॉलिकुलर फेज की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल, एंड द लास्ट मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ही एक्चुअली क्या होता है कि यही रप्चर होता है। तो रप्चर किस वजह से होता है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल डिजेनरेट होगा, या यहाँ हम ये कहते हैं कि इसके साथ ही साथ पहले तो एक तो ये चीज चलेगी, और सेकंड क्या होता है, यहाँ पे रिपेयर का काम चलेगा। मतलब फॉलिकुलर फेज में ये जो हो रहा है ये हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट साइकिल फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो रहा है। तो यहां हम ये बोलते हैं कि रिपेयर एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ
यूट्रस, ठीक है, रिपेयर चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये है कि इस बार तो कंसीव नहीं हुआ या इस बार प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर नेक्स्ट टाइम होगी तो उसको क्या करना है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को सही तरीके से रिपेयर करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस किस किस के थ्रू होते हैं। तो ये चेंजेस यहाँ पे आएंगे पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन की वजह से। तो ड्यू टू पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। अब यहां ध्यान दीजिए, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं वो, तो यहां हम क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ने क्या किया, GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन को सीक्रेट किया, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट हो गए, और गोनेडोट्रोपिन क्या थे, LH एंड FSH, ठीक है, LH और FSH। अब इसमें मैं आपको पहले ये बताती हूं कि देखिए यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ सिर्फ फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ फॉलिकल्स डेवलप होंगे। दूसरा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बन रही है। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये जो फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर एग बनाएंगे, फिर स्पर्म आएगा, ये फर्टिलाइज होगा और बेबी बनने लग जाएगा। उसे अभी ये पता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो उसने ये काम किया, LH और FSH भी हो गया। अब यहाँ क्या है, LH और FSH के फंक्शन आपको पता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पता है, और क्या oogenesis में आपको सारी चीजें पहले से ही हम पढ़ चुके हैं। बस अब आप ये चीज समझिए कि यहाँ किस तरीके से ये काम करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से आप समझिए कि ये मैं पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में आपको बता रही हूं। तो यहाँ क्या होता है, ये हो गया, मैं डेज वाइज बता रही हूँ, 1 ऐसे 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से करते करते यहाँ आ गया 14 डेज, ठीक है। तो 14 डेज में इसलिए बोली क्योंकि ओवल्यूशन होता है 14 डेज में। ओवल्यूशन मतलब एग 14 डेज के बाद ओवरी को छोड़ के बाहर आ जाता है, ठीक है, ओवल्यूशन होता है। तो यहाँ अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, जो FSH है, FSH होता है बढ़ा हुआ, ठीक है, FSH बढ़ा हुआ होता है, और LH घटा हुआ होता है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं घटे हुए होते, बट ये पहले मतलब स्टार्टिंग डेज में ऐसा होता है। अब क्या होता है, ये इस तरीके से, ठीक है, यहां देखिए जो LH है, ये LH क्या होगा, धीरे धीरे करके इस तरीके से सर्ज होगा, यानी यहां बढ़ जाएगा। ओवल्यूशन से पहले 14 डेज में क्या होता है, ओवल्यूशन, एग बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो LH सर्ज है वो होगा। LH सर्ज मींस LH का बढ़ना। तो LH कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। फिर FSH है, तो LH ऐसा क्या हुआ कि पहले तो FSH था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। मैं आपको इसको अभी ढंग से क्लियर करती हूँ, आप बस इतना समझिए कि ये हो गया पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, दोनों के दोनों। तो यहाँ क्या होगा कि ये धीरे धीरे करके इस तरीके से, ठीक है, तो यानी ये तो हो गया LH और ये है FSH। यहाँ FSH ज्यादा था, यहाँ FSH कम हो गया, यहाँ LH कम था, यहाँ LH ज्यादा हो गया। इसको हम बोलते हैं LH सर्ज, ठीक है। तो LH सर्ज जब होता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब बढ़ता है, तो उसके बाद क्या होगा, जो एग है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है, और इसी दौरान ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ल्यूटियम फेज आना है उसके बाद, तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम बढ़ जाता है। बट यहां आप एक चीज समझिए, देखिए मैंने आपको कहा FSH था, FSH अगर बढ़ा हुआ था तो कौन सी ऐसी चीज था जिसने FSH को डिक्रीज कर दिया, मैं यहां लिख रही हूं, इनहिबिन नाम का हार्मोन होता है, इनहिबिन डिक्रीज FSH, सो LH इंक्रीज, इसी को LH सर्ज हम कहते हैं। आपको क्लियर हुआ इतना? देखिए मैंने क्या कहा कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, और अब हम बोल रहे हैं कि वो जो साइकिल थी वो हो गई, ठीक है, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब स्टार्टिंग वैसे हम वहीं से लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जो हो गया वो हो गया। अब उस दौरान मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी यूट्रस की, वो भी बाहर आ गई, ठीक है, जो वो एग था वो भी बाहर आ गया। अब नेक्स्ट एग ने रिलीज होना है, तो उसके लिए काम हो रहा है क्या, मैंने आपको बताया था फॉलिकल्स पहले ही हमारी बॉडी में कितने हैं, हर ओवरी में 60,000 to 80,000, ठीक है। तो वो हर मंथ क्या होंगे, वो मैच्योर होंगे। तो वो जब मैच्योर हो रहे हैं उस टाइम पे ये हो रहा है कि वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, फिर टर्शियरी में कन्वर्ट हुआ, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। सेकेंड काम इसी में क्या है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसका रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीजें इसलिए हो रही है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब उसके बाद कि यहाँ पे क्या होता है,
ठीक है, हम बोल रहे हैं कि वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन तो गया, लेकिन वो कैसे रिलीज होगा, ओवरी से कैसे बाहर आएगा, वो एलएच सर्ज के बाद आएगा। तो एलएच सर्ज यानी एलएच का बढ़ना जरूरी है, लेकिन एलएच को बढ़ाने के लिए पहले एफएसएच का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि फॉलिकल्स ही तो थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिन्होंने प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, फिर टर्सरी, फिर ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल। तो इसका काम तो हो गया, स्टार्टिंग में इसका काम हो गया, लेकिन अब किसका काम है, अब एलएच सर्ज का काम है, क्योंकि एलएच सर्ज के बाद क्या होगा, सीधे ओवुलेशन होगा। तभी क्या होता है कि एलएच पहले कम होता है और उसके बाद एलएच बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कोई तो होगा जो ये काम करेगा। एनसीईआरटी ये चीज नहीं कहती है, याद रखिएगा, इनहिबिन का ये काम होता है, इनहिबिन ने एफएसएच को डिक्रीज करना है, जिसकी वजह से एलएच बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा, एलएच सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ओवम, जिसको आप ओवुलेशन कह देते हैं। कब होता है, किस टाइम पे होगा, 14 डेज। इसीलिए या हम ओवुलेशन जो फेज है उस फेज को हम अलग से नहीं कहते, तो इसी वजह से हम उसको अलग से नहीं कहते, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही ये हो जाता है, एलएच सर्ज के तुरंत बाद ही ये हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसी वजह से इसको हम उसमें काउंट नहीं करते। अब उसके बाद बात करते हैं कि ठीक है ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद अब कौन सा फेज आएगा, तो थर्ड फेज, जो मैंने आपको कहा था कि थर्ड फेज हम किसको लेंगे, ल्यूटियम फेज। तो ल्यूटियम फेज में क्या होगा, यहां ये हम कहेंगे कि ओवुलेटरी फेज के बाद फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियम फेज। अब यहां पे क्या होगा, ल्यूटियम फेज की हम बात कर रहे हैं, तो इसी टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां फिर ध्यान दीजिए, ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए मैंने यहां क्या बोला आपको, एलएच सर्ज जो होगा ये क्या करेगा, रप्चर करेगा ग्राफियन फॉलिकल को। ग्राफियन फॉलिकल मैंने आपको क्या बताया था, जो एग है उसके बाहर लेयर्स हो जाती हैं, प्राइमरी ओसाइट के बाहर लेयर्स हुई, सेकेंडरी ओसाइट के बाद और ज्यादा लेयर हुई और थीका बन गया, टर्सरी में थीका एक्सटर्ना और इंटरना हो गया, एंट्रम की लेयर आ गई और ग्राफियन फॉलिकल और ज्यादा हो गए। तो यानी हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल जब तक रप्चर नहीं होगा तो अंदर से एग बाहर नहीं आएगा, वो आ गया, बट हम यहाँ कह रहे हैं कि वो रप्चर तो हुआ, बट वो पूरा का पूरा अभी जो रप्चर्ड वाला भी जो है ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये आगे, क्योंकि अब इसका काम खत्म नहीं हुआ, ये आगे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विच इज एन ओवेरियन हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन नहीं, ओवेरियन हार्मोन हम इसको बोलते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि ओवरी के अंदर ही था तो उसने क्या किया, सिक्रीट किया प्रोजेस्टेरॉन को। अब यहाँ आप समझिए ये कब होता है, ये तब होगा जिस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। आगे मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, बट आप ये समझिए कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के टाइम पे ये होगा, बट अगर इन अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी, जो कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन, एल्बिकन यानी व्हाइट बॉडी, और ये सिक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा। अब समझिए, अगर कॉर्पस ल्यूटियम होता तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता कि अब यहाँ पे बेबी ने इम्प्लांट करना है। ठीक है, बट अगर कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया, क्यों टूटा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं था।
अगर वो टूट गया यानी वो प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट नहीं करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं बनेगी। इसके वजह से क्या होगा, वो लाइनिंग वीक पड़ जाएंगी, वो बहुत मेंटेन नहीं रहेंगी, वीक पड़ जाएंगी और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, एग के साथ बॉडी से बाहर आ जाएंगी, तब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अदरवाइज ये तो मेंस्ट्रुअल फ्लो की हमने बात की, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या काम करता है। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन का आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या काम कर सकता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब उसके बाद क्या होता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन भी बताऊंगी, लेकिन आफ्टर 4 मंथ के बाद प्लेसेंटा फॉर्म प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। अब यहां समझिए कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है। फंक्शन की बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन में, एक तो मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट। सेकेंड, जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से ये डिक्रीज कर देता है कॉन्ट्रैक्शन को, इट डिक्रीज, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब आप खुद समझिए, अगर बेबी इम्प्लांट हो गया कहां, ये मैंने इस तरीके से बताया था आपको, ये इस तरीके से बेबी मान लीजिए यहां पे इम्प्लांट हो गया। अब ऐसे तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी पहले ही बाहर आ जाएगा बॉडी से। प्रोजेस्टेरॉन अगर प्रेजेंट है तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का उसको डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज। तो इसी वजह से क्या होता है, जो बेबी है वो बेबी पहले ही बॉडी से बाहर नहीं आता, मतलब 9 मंथ से पहले वो बॉडी से बाहर नहीं आता। थर्ड यहाँ पे बात करते हैं तो इट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को ये रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि 9 मंथ तक फॉलिकल्स एग में कन्वर्ट होंगे ही नहीं और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ किसके एग्जांपल्स थे, ये किसके फंक्शंस थे, प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन थे। और क्या होगा, पहले कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है, और उसके बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा है, 9 मंथ तक नहीं बन रहा है, तो क्या होता है, प्लेसेंटा है जो प्रोजेस्टेरॉन को बनाने का काम करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में समझिए जल्दी, या रुकिए पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ओवेरियन हार्मोन्स का जो था इसमें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ आप हमेशा मेंस्ट्रुअल फेज लेंगे, कितना मेंस्ट्रुअल फेज 5 डेज तक होगा। उसके बाद आपका जो 11 या 13 डेज तक जो होगा उसको फॉलिकुलर फेज आप बोलेंगे। फिर 14 डेज वाला जो है ये ओवुलेटरी फेज होता है 14, और इसके बाद वाले जितने भी हैं ये हो गया ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया, जो ओवुलेटरी फेज है, इस ओवुलेटरी फेज से पहले हम अभी एलएच और एफएसएच की बात कर चुके हैं। यहाँ हम बात करते हैं इसी में ही कि सबसे पहले ईस्ट्रोजन होगा, ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि ओवेरियन हार्मोन की हम बात करें तो ईस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ा हुआ होगा, इस तरीके से बढ़ा हुआ होगा और बाद में जाके फ्लक्चुएट करता है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे घटा हुआ होगा। क्यों घटा हुआ होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले प्रोजेस्टेरॉन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये इसके बाद फ्लक्चुएट करके इस तरीके से जाता है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओवेरियन हार्मोन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन ये क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन किससे डिक्रीज है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज है ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा। किसके वजह से, क्योंकि यहाँ किसने किया, यहाँ ल्यूटियल फेज में किसने बनाया, कॉर्पस ल्यूटियल ने प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा दिया, ठीक है। और अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करते हैं तो ईस्ट्रोजन पहले ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा ही रहेगा, बाद में जाके फ्लक्चुएट होता है। तो इतनी चीज आप याद रखिएगा, दोनों में ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन में कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। तो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और प्लीज कमेंट, जो भी आपको समझ नहीं आता आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं आपको जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन।
मैं आप शॉर्ट में बता रही हूं, आपको बोलूंगी, आप बस समझते रहिएगा। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है? एम्प्यूला रीजन ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से जो एम्प्यूलर रीजन है ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्यूलर रीजन ऑफ ओविडक्ट ही फर्टिलाइजेशन का साइट है। इम्प्लांटेशन का साइट क्या है? यूट्रस, ठीक है, या आप इसी को बोल सकते हैं वॉर्म, ठीक है। अब एम्प्यूला ही क्योंकि क्या है, इसका साइट है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसीलिए यही रीजन है, दिस इज द रीजन वाई नो ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन। ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी पॉपुलेशन है वो कभी भी सारे के सारे प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते या नहीं उसका रिजल्ट बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उसके लिए जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए एम्प्यूलर रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं कि यहाँ क्या होता है, मेनी स्पर्म्स कम, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि एक अगर हम बात करते हैं, यानी फर्स्ट वन स्पर्म विद जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा क्या बताया था? स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करता है, स्पीशीज के स्पर्म्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जब जोना पैलुसिडा के साथ होगा तो कॉज चेंज इन मेम्ब्रेन में चेंज लेकर आएगा, जिसके वजह से ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, बाकी स्पर्म्स की एंट्री को रोक देगा। कौन रोकेगा? एक स्पर्म जाएगा जोना पैलुसिडा की मेम्ब्रेन में चेंज करेगा, जिसकी वजह से एडिशनल स्पर्म की एंट्री रुक जाती है। ये मैं आपको बता दूं किस वजह से होता है। इसी रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ठीक है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, या विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉकेज रिएक्शन। ब्लॉकेज रिएक्शन की खुद तो एंट्री कर ली, दूसरे के लिए ब्लॉक कर दिया पाथ, ठीक है। और ये किसके वजह से होता है? तो Na फ्लक्स की वजह से ये होता है, Na सोडियम की वजह से ये होता है, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब उसके बाद बात करते हैं कि जब यहाँ पे स्पर्म और इसकी एंट्री हो गई है, मतलब जोना पैलुसिडा से वो कहाँ पहुंच गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब वो कहाँ जाएगा? वो एग के न्यूक्लियस तक अपने न्यूक्लियस को पहुंचाने का काम करेगा। एक्रोसोम उसकी हेल्प करता है, ये चीज हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। एक्रोसोम ने एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद अब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं सीधे। तो फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिंगैमी, ये चीज आप खुद लिख लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का, गैमेट के न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, सिंगैमी। सेकंड, उसके बाद बात करते हैं कि सिंगैमी जो होती है कि किस किस की वजह से होती है। तो सिंगैमी प्लाज्मोगैमी की वजह से होगी, यानी सबसे पहले दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेंगी, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द गैमेट्स, ठीक है। फिर कैरियोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बोथ द गैमेट्स, ठीक है। और उसके बाद आता है एम्फीमिक्सिस। तो इन सब चीजों को आप खुद लिखेंगे, एम्फीमिक्सिस। व्हाट इज एम्फीमिक्सिस? यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेटिक न्यूक्लियस जुड़ चुके हैं, लेकिन जुड़ने के बाद इनके बीच में अभी इंटरमिक्सिंग होनी है। इंटरमिक्सिंग हो गई, यानी हमने ये कह दिया एम्फीमिक्सिस इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैमेटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब उसके बाद कि ठीक है कि फर्टिलाइजेशन हो गया। जब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनको आप खुद लिखते रहेंगे, प्लीज आप इनको खुद लिखेंगे, क्योंकि हमारा बहुत टाइम इसमें जा रहा है और फिर सिलेबस आपका जल्दी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीजें आप खुद भी लिखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था जब स्पर्म की एंट्री होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है, किसके? एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तब जो एग अरेस्टेड फॉर्म में रहता है, कहां? अपनी मेटाफेजिक फेज में अरेस्टेड फॉर्म में रहता है, वो जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर किसमें कन्वर्ट होता है? ओवा और सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो ये काम कब होगा? इसके बाद चलेगा, किसके? फर्टिलाइजेशन के बाद चलता है। अब उसके बाद कि फर्टिलाइजेशन में जब ये चीज हो गई तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? जाइगोट। तो जाइगोट क्या होगा? 2n, ठीक है, जाइगोट बनेगा। अब हम जाइगोट में क्या क्या चेंजेस आएंगे हम उसकी बात करेंगे। बट एक चीज मैं आपको ये बताती हूँ, जब क्वेश्चन बहुत बार होता भी है कि सेक्स को, बेबी के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। और वो कैसे, ये भी आपको पता है, सिंपल सा है। XX क्रोमोसोम सिर्फ मदर में XX क्रोमोसोम पाए जाएंगे, फादर में XY क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अगर XX का कॉम्बिनेशन बनता है तो
डॉटर, XY का क्रोमोसोम बनेगा तो सन, XX का बनेगा तो डॉटर, XY का बनेगा तो सन। यानी मदर तो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है सन के डेवलपमेंट में भी और डॉटर के डेवलपमेंट में भी, बट वो फादर का क्रोमोसोम है जो डिटरमाइन कर रहा है कि बेबी डॉटर बनने जा रहा है या बेबी सन बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज थी, लेकिन थी कोर्स में तो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद ये जो जाइगोट है, अब उस जाइगोट का क्या होगा। अब वो जाइगोट कहाँ आएगा, क्या वो जाइगोट सिर्फ वहां डेवलप होने लगेगा, जो फेलोपियन ट्यूब है क्या वो वहां डेवलप होने लगेगा, वो वहां भी डेवलप हो सकता है, लेकिन ऐसे में प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन जाइगोट डेवलप्स इन द फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, तो वो ज्यादा टाइम तक वहां पे सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी जाइगोट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, इस केस को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्यूब होती है वो ट्यूब ही खराब हो जाती है, मतलब जिसके तरफ फेलोपियन ट्यूब जिधर के तरफ वो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जाइगोट तो मरेगा ही, लेकिन वो क्या करता है, वो ट्यूब को भी रप्चर कर देता है, और फिर वो नेचुरल अबॉर्शन का केस, वो भी नेचुरल अबॉर्शन का केस है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लीवेज। तो यहां हम क्या बोलते हैं, जाइगोट मूव टू इस्थेमस रीजन। इस्थेमस रीजन में क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, फिमरी होता है, फिर मैंने बताया था एम्प्यूलर रीजन, इस्थेमस रीजन, तो वो इस्थेमस रीजन तक जाता है, और जाने के बाद इसने क्या काम करना है, तो इसमें जाने के बाद यहाँ डिवीजन होता है, तो कौन सा डिवीजन होता है, इस वाले केस में होगा आपका मायोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। तो जाइगोट मूव्स टू स्टेमस रीजन एंड अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज, उसको क्लीवेज कह दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कि इसका रिजल्ट क्या क्या होगा, तो रिजल्ट यहाँ ये समझिए कि सबसे पहले जो जाइगोट है, जाइगोट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज आ रही है, जाइगोट है 2 सेल स्टेज आ गई, फिर 2 से इस तरीके से 1 2 3 4 सेल स्टेज आ गई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 सेल स्टेज आ गई, फिर 16 सेल स्टेज आ गई इस तरीके से। तो यहां हम क्या कहते हैं, जो 8 या 16 डॉटर सेल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, यहां हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर्स। ठीक है, तो इतना याद रखिए, जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, अंदर ही अंदर कैसे करके सेल्स बढ़ेंगी, तो जो जाइगोट एक है उस जाइगोट में अंदर ही अंदर क्या होगा, मतलब ये जो है यही अंदर इस तरीके से डिवाइड हो गया, 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, और उसके बाद 16 सेल में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहां हम ये बोलते हैं कि एम्ब्रियो जो 8 to 16 ब्लास्टोमर लिए हुए है, 8 to 16 ब्लास्टोमर लिए हुए है, इज नोन एज मोरुला। ठीक है, तो व्हाट इज मोरुला, एम्ब्रियो having 8 to 16 ब्लास्टोमर्स, 8 से 16 ब्लास्टोमर्स वाले जो होते हैं इनको मोरुला बोलते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें जाइगोट जो है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक चीज इसमें बता रही हूं कि जो जाइगोट है, समझने के लिए बता दूं पहले आपको, जाइगोट मोरुला में कन्वर्ट होगा, मोरुला ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा, और ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा, तब जाके एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप्ड एम्ब्रियो बन पाएगा। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जाइगोट से मोरुला कैसे बन रहा है, हमें पता चल गया, जाइगोट में डिवीजन हुआ 2 सेल स्टेज, फिर डिवीजन हुआ 4 सेल, फिर डिवीजन हुआ 8 सेल, और फिर डिवीजन हुआ 16 सेल। तो जहां 8 to 16 ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम मोरुला बोल रहे हैं, यानी मोरुला 8 to 16 ब्लास्टोमर्स वाला हो गया मोरुला। अब हम ब्लास्टुला की बात करते हैं, तो यहां हम ये कह रहे हैं कि इस केस में क्या होता है, जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, ये ब्लास्टोमर्स क्या करते हैं, ब्लास्टोसाइट्स में यही ब्लास्टोमर्स आगे डेवलप होने शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले ये चीज बता दूं कि गैस्ट्रुला का मैं बताऊंगी, एनसीईआरटी गैस्ट्रुला के बारे में कुछ नहीं बताती, वो थोड़ा सा ब्लास्टुला के बारे में आपको बता देती है। तो जो ब्लास्टोमर्स होते हैं ब्लास्टोसाइट में, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि 2 लेयर वो बना देंगे, मैं यहां इधर ही बना देती हूँ, 2 टाइप की लेयर बनेगी। अब ये सेल्स हैं, जल्दी जल्दी में बना रही हूं मैं,
ट्रोफोब्लास्ट, प्रोवाइड अटैचमेंट। अभी आप प्रोवाइड अटैचमेंट को छोड़ दीजिए और ये हो गया इनर सेल मास यानी कंटेन स्टेम सेल्स। तो ये क्या होती है मैं आपको ये बताऊं पहले। देखिए यहां हम क्या बोल रहे हैं, जो मोरुला है, मोरुला के बाद जो ब्लास्टुला बन रहा है, तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि जो ब्लास्टोमर है किसमें, ब्लास्टोसाइट में, वो इस तरीके से अरेंज हैं। तो हम ये कहेंगे ब्लास्टोमर्स इन ब्लास्टोसाइट्स। ठीक है, ये ब्लास्टोमर है किसमें, ब्लास्टोसाइट में, इस तरीके से अरेंज है कि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम बोल रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो क्या करेगी, जो प्रोवाइड अटैचमेंट। किसके साथ अटैचमेंट, अब ये किधर आ रहा है, मैंने क्या बताया, इस थैमस से यूट्रस की तरफ आएगा, यानी अटैचमेंट किसमें, इन यूट्रस या विद यूट्रस। ठीक है, ये हो गया, यानी ट्रोफोब्लास्ट तो सिर्फ अटैचमेंट का काम करेगा। ब्लास्टोमर्स इस तरीके से अरेंज हुई हैं ब्लास्टोसाइट में, यानी ब्लास्टुला बना रहे हैं कि बाहर की सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे और इनर सेल जो है उसको इनर सेल मास कहा जाता है, जिसमें स्टेम सेल्स होती हैं। तो यही क्या करता है, डेवलप इनटू ऑर्गन, ऑर्गन्स में डेवलप होगा, या आप ये कह सकते हैं कि इट डेवलप्स इनटू कंप्लीट, जो एम्ब्रियो है उसमें कन्वर्ट होने का काम कौन करेगा, सिर्फ ये है जो उसमें कन्वर्ट होने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां अब क्या होगा, यानी प्रोवाइड अटैचमेंट टू द यूट्रस। यूट्रस में आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि यूट्रस की किस वॉल के साथ अटैचमेंट, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मायोमेट्रियम लाइनिंग या पेरीमेट्रियम लाइनिंग, सबसे अंदर कौन सी लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि और ये क्या क्या काम करेगा, तो इसी में ही अब तो आपको इतना समझ आ गया, जायगोट से मोरुला ऐसे बना, मोरुला से ये ब्लास्टुला बन चुका है। ठीक है, गैस्ट्रुला की बात करेंगे अभी। एनसीईआरटी गैस्ट्रुला नहीं बताती, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अटैचमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा। तो यहां हम बात करेंगे, देखिए गैस्ट्रुला भी याद रखिएगा, गैस्ट्रुला की बात भी करेंगे। यहाँ क्या होता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, तो ये वॉल्स क्या करेंगी, ये यूट्राइन वॉल बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगी। तो यूट्राइन वॉल divide rapidly and covers the ब्लास्टोसाइट। ठीक है, ब्लास्टोसाइट को उसने क्या कर दिया, कवर कर दिया। ब्लास्टोसाइट आप बोल सकते हैं, उसको कवर करने के बाद इसी की वजह से एम्बेडेड इट इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी बेबी जो बन रहा है उसको क्या हुआ, जो पहले ब्लास्टुला तक कैसे बना ये आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जो यूट्रस की वॉल है वो भी चाहती हैं कि सपोर्ट करें वो प्रेगनेंसी को, तो वो क्या करती हैं, ब्लास्टुला के बाहर उन्होंने बहुत ज्यादा डिवाइड करके लेयर्स बनाई और उस ब्लास्टुला को किसके अंदर एम्बेड कर दिया, विद इन यूट्रस वॉल। यूट्रस वॉल में किसके, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में उन्होंने क्या किया, उसको एम्बेड कर दिया, उसको धसा दिया है। तो अब हम बोल रहे हैं कि आराम से प्रेगनेंसी मेंटेन रह सकती है। ठीक है, तो इतना हो गया। मैं आपको गैस्ट्रुला में एक चीज बताती हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए जल्दी। देन गैस्ट्रुला में समझिए कि गैस्ट्रुला में क्या होता है। यहां हम बोलते हैं एक तो 3 लेयर बनेंगी। ठीक है, 3 लेयर बनती है, एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन वो सॉरी एक्टोडर्म, देन मायोडर्म, मेसोडर्म मींस मेसोडर्म, एंड द लास्ट वन इज द इनर वन इज एंडोडर्म। ठीक है, तो ये बनेगी और गट बनती है, गट मींस माउथ से लेके पूरा एनस तक का गट पूरा बनेगा। तो यहाँ क्या होता है, 2 क्वेश्चन इससे आ रखे हैं, जबकि एनसीईआरटी इसको नहीं कहती है कि जो ब्लास्टोपोर होता है वो किसमें ओपन होता है। तो ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील। तो ये आप लिख लीजिएगा खुद ही, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील। ब्लास्टोपोर जो होता है वो गैस्ट्रोसील की ओपनिंग होती है, इस तरीके से होता है, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से गड्ढा जैसा बनने लगता है इसमें। क्यों, क्योंकि पूरा एलिमेंट्री कैनाल अब बननी है, तो उस पूरा जो बॉल जैसी हम बना रहे थे अभी तक, अब उसमें गड्ढा बनने लगता है। तो यहां हम बोलते हैं कि ब्लास्टोपोर जो है इज द ओपनिंग ऑफ, वो किसकी ओपनिंग है, गैस्ट्रोसील की ओपनिंग है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील
ओपनिंग हो गई है। और इसके साथ ही साथ एक और चीज जो हम बोलते हैं कि आर्चिंट्रॉन, तो आर्चिंट्रॉन क्या है, यहाँ हम बोलते हैं इधर, ठीक है, इधर। तो आर्चिंट्रॉन, ये पूरा आर्चिंट्रॉन है। आर्चिंट्रॉन क्या है, आर्चिंट्रॉन इज द ओपनिंग ऑफ गट, गट की ओपनिंग है आर्चिंट्रॉन, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए कि जो गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला में क्या चीज होती है, 3 लेयर्स बनेंगी जो हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक की, वी आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो वो लेयर्स भी बनना शुरू होती है और उसके साथ साथ गट भी बनना शुरू होती है। तो गट में इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन आपके आ रखे थे, तो ये मैंने यहाँ पे आपके सॉल्व करवा दिए हैं। अब उसके बाद फिर बात करते हैं इम्प्लांटेशन। आपको पता ही है इम्प्लांटेशन हो जाएगा कहाँ, यूट्रस में। तो अब उसके बाद मैं कुछ हॉर्मोन्स का आपको बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी या जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें समझिए, एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ आप समझिए कि यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, तो वो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं, और मैं कुछ आपको 1-2 चीजें वो बताऊंगी जो एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं बताती। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, उसके बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कुछ प्लेसेंटल हार्मोन, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, प्लेसेंटल हार्मोन्स। प्लेसेंटल हार्मोन्स होता है HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और यही क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी किट में, तो इसी हार्मोन के लेवल को देखा जाता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। सेकंड हो गया ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, कि प्लेसेंटा भी क्या करता है, मिल्क जैसा सीक्रेट करता है, प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। तो ये 2 हॉर्मोन्स इसके हैं। फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या चीज बताई थी कि प्रोजेस्टेरॉन, आफ्टर 4 मंथ के बाद प्रोजेस्टेरॉन भी कौन सीक्रेट करता है, प्लेसेंटा ही सीक्रेट करेगा। और इसके साथ ही साथ ईस्ट्रोजन। तो ये हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करेगा, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, प्लेसेंटा के HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ठीक है। ओवरी के हॉर्मोन्स की बात करते हैं, तो ओवरी में एक हार्मोन मैं आपको बताती हूँ, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन सीक्रेटेड by ovary at the late stage of pregnancy या डिलीवरी के बाद कि मदर में जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यूट्रस में, उसकी वजह से पेन ना रह जाए, तो रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। लेकिन वो कौन सीक्रेट करता है, ओवरी होती है जो उसको सीक्रेट करती है। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो अब वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन जो मैंने आपको क्या कहा, प्रेगनेंसी हार्मोन है ही। लेकिन ईस्ट्रोजन के लिए आप ये नहीं कहेंगे, ईस्ट्रोजन का हम ये कह सकते हैं कि ये रहता तो पहले से ही है, ठीक है, रहेगा तो पहले से ही, बट ये कि उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कॉर्टिसोल्स हो गए, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, तो ये सारे के सारे कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन इंक्रीज मेनी फोल्ड्स या मच इन नंबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये चीज आप याद रखिएगा। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको सिर्फ बोल रही हूं। दीज आर एसेंशियल टू मेंटेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटल डेवलपमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल है, या आप लिखेंगे खुद ही, मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है थायरॉक्सिन। और छोड़िए थायरॉक्सिन, याद रखिए थायरॉक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
यानी थायरॉक्सिन जो होगा T3 T4, ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो ये सबके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, यानी मेटाबॉलिक चेंजेस जो उस टाइम पे मदर की बॉडी में हो रहे हैं, ये उसको क्या करते हैं, कोप अप करने के लिए ये हार्मोन्स उसी टाइम पे बनते हैं। आपको क्या चीज याद रखनी है, प्लेसेंटल हार्मोन, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरी, जबकि जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है इज आल्सो सीक्रेटेड बाय ओवरी, लेकिन उस टाइम पे ओवरी एक अलग टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब उसके बाद है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो उसके बाद जो इनर सेल मास होता है, ठीक है, वो इनर सेल मास किस किस में कन्वर्ट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आफ्टर इम्प्लांटेशन इमीडिएटली या सडनली क्या होता है, मैं सडनली और इमीडिएटली नहीं लिख रही हूं, कि इसके बाद क्या होता है, इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो पहले एक्टोडर्म बनाएगा, बाहर की चीजें बननी शुरू होंगी और सबसे अंदर की चीजें बननी शुरू होंगी, बट मीजोडर्म डेवलप्स लेटर, ये याद रखिएगा, डेवलप्स लेटर। और ये तीन चीजें जिसमें पाई जाती हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये प्लस मीजोडर्म, तीनों को मिलके ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वाई वी आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि हमारी बॉडी में तीनों के तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं और हमारी पूरी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे बाहर हम स्किन की बात करते हैं या बाहर के ऑर्गन्स की बात करते हैं तो एक्टोडर्म से, फिर उसके अंदर मीजोडर्म से और उसके सबसे अंदर एंडोडर्म से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रही हूँ इसमें, कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है वो क्या क्या होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, पहले तो मैं ये बता देती हूं कि ये कहां से डेवलप होती हैं, डेवलप फ्रॉम, देखिए ट्रोफोब्लास्ट, एक हमने ट्रोफोब्लास्ट की बात की थी, और इनर सेल मास इसमें कन्वर्ट होगा, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, तो हम यहां ये करते हैं, इनर सेल मास ने बनाया किसको, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म को। ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, तो देखिए इस तरीके से समझिए कि यहां हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, फिर उसके बाद बात करते हैं, ये हो गई एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक कैविटी, फिर उसके बाद वन एंड टू। अब देखिए यहां क्या चीज है, ये हम ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में ये जो बाहर की लेयर है इसको हमने कोरियन कहना है। ठीक है, ये हो गई कोरियन। फिर यहां हम बात करते हैं एमनियन। ठीक है, एमनियन या एमनियोटिक कैविटी, ये एमनियन हो गया, ये हो गया एम्ब्रियो या फीटस, यहां हो गया यॉल्क सैक, और ये हो गया एलेंटोइस। तो अब यहां ये क्या काम करेंगे, देखिए यहां हम बोलते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन एग में यॉर्क सैक प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिसिथल। ठीक है, वो एलिसिथल है क्योंकि उसमें यॉर्क प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यॉर्क का क्या फंक्शन होगा, तो फंक्शन वाइज अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये चीज समझिए, दो काम ये करेगा। पहला, जो यॉर्क है वो यॉर्क किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो देखिए ये कोरियन भी कोरियोनिक विलाई होती है। यॉर्क की बात कर रही हूं, फंक्शन यही दिखा रही हूं,
यॉर्क किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड कन्वर्ट इनटू, क्यों? क्योंकि एम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यॉर्क का फंक्शन होता है कन्वर्ट इनटू एम्बिलिकल कॉर्ड। कोरियोनिक विलाई की बात करते हैं, फॉर्म प्लेसेंटा, फॉर्म प्लेसेंटा। एमिनियन की बात करते हैं, हैविंग एमिनियोटिक फ्लूइड, प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम शॉक एंड जर्क, ठीक है। मान लीजिए अगर मदर है, उनको कहीं पे शॉक या जर्क लगा, तो उस जर्क से, शॉक से बचाने का काम कौन करेगा? एमिनियोटिक फ्लूइड। और आपको ये भी पता है अमीनोसिंथेसिस, यानी इसी लिक्विड को निकाला जाता है, इसमें क्रोमोसोम्स को चेक करके और पता लगाया जाता है कि जो डेवलपिंग बेबी है वो मेल है या फीमेल है। और बहुत जगह अगर फीमेल बेबी है तो उसका फीमेल फिटिसाइड कर दिया जाता था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस टेक्निक को बैन कर दिया है। अदरवाइज एमिनियोटिक फ्लूइड में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अभी इसको हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं कि वो जो क्रोमोसोम्स है, उन क्रोमोसोम से हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं कि कहीं उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, जो डेवलपिंग बेबी है उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। और एलेंटॉइड्स की बात करते हैं तो कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें किस तरीके से, कौन सी चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो ये फीटस हो गया है, फीटस मैंने बहुत अच्छा, मेरा फीटस यहाँ मैंने नहीं बना रखा है, बट चलिए आपको समझ आना चाहिए। ये फीटस हो गया। और फीटस यही जो है क्या, यॉर्क सैक है, यही किसमें? एम्बिलिकल कॉर्ड, यानी वो जो नाल होती है उस नाल में कौन कन्वर्ट होता है? यॉर्क सैक। क्यों कन्वर्ट होता है, मैं ये चीज आपको बता रही हूँ, खुद लिखिएगा। इससे कन्वर्ट होता है क्योंकि यहाँ ह्यूमन के केस में यॉर्क बहुत कम प्रेजेंट होता है। अब अगर बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है तो फिर क्या चाहिए? इसीलिए प्लेसेंटा बनता है। तो कोरियोनिक विलाई प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती है और यॉर्क सैक लंबी सी नाल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नरिशमेंट, दूर दूर से नरिशमेंट लाने के लिए। तो दूर से क्या, यानी यूट्रस वॉल से। तो कोरियोनिक विलाई जो होती है वो इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा, ये इस तरीके से ऐसे टाइप की होती है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसी को ये क्या बनाती है? प्लेसेंटा फॉर्म करती है। याद रखिएगा, कोरियन फॉर्म प्लेसेंटा, एमिनियन हैविंग, यहाँ पूरा फ्लूइड पाया जाता है, तो ये पूरी एमिनियोटिक कैविटी है। एमिनियन लिखा है बस मैंने, एमिनियोटिक कैविटी। ये एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये है एनसीईआरटी में, बट ये कुछ नहीं है। तो जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ज्यादा लगेगा तो प्लीज आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ये आपके पास नहीं है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको सिर्फ बता रही हूं, फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी फिर नहीं आती है, तो देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा कौन बनाता है, तो मैटरनल टिश्यूज भी प्लेसेंटा को बनाते हैं, और जो फीटस टिश्यूज हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, वो भी प्लेसेंटा को बनाने का काम करते हैं। कौन सा वाला प्लेसेंटा है जो, या पहले तो याद है कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन या प्लेसेंटा की प्रेजेंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो विविपैरी, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबी को बर्थ देते हैं उन्हीं में प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के फंक्शन आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग बेबी, और ऑक्सीजन देता है उसको, खाना मदर से वो बच्चे तक पहुंचाता है, बच्चे से वो जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उनको वो मदर की बॉडी तक पहुंचाता है, CO2 को पहुंचाता है मदर तक, और बाकी की मतलब नरिशमेंट देने का काम मोस्टली ये करता है। और इसमें ये आएगा अगर आपके पास कि ह्यूमन में कौन सा वाला प्लेसेंटा पाया जाता है, तो कोरियो एलेंटॉइस, यानी एलेंटॉइस भी मिलके कोरियन के साथ मिलके दोनों के दोनों प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कर देते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा पूरा। तो कोरियो एलेंटॉइस प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द विविपैरस एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, होते बहुत सारे टाइप के हैं, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं। फिर ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, क्वेश्चन बना था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जब बेबी का डेवलपमेंट जब होता है, तो डेवलपमेंट के टाइम पे कब किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो मैं सीधे आपको ये बता रही हूं। आफ्टर 1 month हार्ट डेवलप, हार्ट बीट सुन सकते हैं, लिसन हार्ट बीट बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर हार्ट बीट को सुन सकता है। 2nd month
की बात करते हैं तो सेकंड मंथ तक क्या होते हैं, जो लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप, लिम्स एंड डिजिट डेवलप्स, लिम्स हाथ पांव, डिजिट्स, ठीक है, डेवलप, तो ये डेवलप हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि थर्ड मंथ तक एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिससे ये पता चलता है कि जो डेवलपिंग बेबी है वो मेल है या फीमेल है, बट इस पे बैन लगा हुआ है, इसको ऐसे आप पता नहीं कर सकते। प्लस लिम्स फुली डेवलप्ड, लिम्स डेवलप हो जाते हैं पूरी तरीके से, डेवलप्स। फिर बात करते हैं 5 मंथ में फर्स्ट मूवमेंट, बेबी का फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलता है, एंड हेयर्स ऑन हेड, हेड में हेयर्स देखने को मिलते हैं। फिर 6 मंथ यानी 3 मंथ में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ फर्स्ट। फिर ये हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं फीमेल, ह्यूमन फीमेल में अगर हम बात करते हैं 9 मंथ का होता है ना, तो 6th में अगर हम बात करते हैं तो इस वाले केस में क्या होता है, यहाँ 6th ट्राइमेस्टर में, यहाँ मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है, तो इसमें बहुत सारे जो फाइन हेयर्स होते हैं, यानी आईलेट्स, आईलेसेस, तो फाइन हेयर्स डेवलप, जैसे एग्जांपल आईलैशेस, आईलेट्स, ठीक है, ईटीसी, आईलैशेस, आईलेट्स जो हो गए ये बनने लगते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद 7 मंथ में मैं आपको बताती हूँ, जो एनसीईआरटी नहीं बोलती, आफ्टर 7 मंथ आईजीजी एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से फीटस तक पहुंच जाती है। सिर्फ आईजीजी एंटीबॉडीज ही ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो मदर से हमारी बॉडी में आ जाती हैं 7 मंथ में, थ्रू प्लेसेंटा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है, ओनली आईजीजी एंटीबॉडी क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आफ्टर लास्ट में 9 मंथ, तो 9 मंथ के बाद क्या होता है, बेबी फुली मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसमें लास्ट आता है आपके पास पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो इसका स्क्रीनशॉट है ना, तो ले लीजिए। लास्ट है आपके पास पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो पार्चुरेशन में देखिए, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। मैं अब सिर्फ समझा रही हूँ आपको ये चीज। देखिए ये कैसे होता है, तो जो मदर की बॉडी में क्या होता है, जो पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो यूट्रस है उसमें स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बेबी बॉडी से बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही काम नहीं कर सकता, यहाँ फीटल इजेक्शन रिस्पॉन्स की भी जरूरत होती है, यानी फीटस भी बाहर आना चाहता है तो वो फीटल इजेक्शन रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो दोनों का ही काम है। अगर हम मैटरनल में बात करते हैं, मैटरनल हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन जो पिट्यूटरी के थ्रू कंट्रोल होता है, और फीटल इजेक्शन रिस्पॉन्स जो फीटस के थ्रू होता है। यहाँ पे ये है कि कुछ फीमेल्स में ये है कि ऑक्सीटोसिन की कमी होती है, तो यानी वहां पे क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उनको फील नहीं होता, तो जो डॉक्टर है वो पिटोसिन यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन पे लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन इजी हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन यानी पिटोसिन के इंजेक्शन उन पे लगाए जाते हैं। कहीं कहीं पे ऑक्सीटोसिन को, जैसे आपने सुना होगा कि जो कैटल्स होते हैं उनको मिल्क इंक्रीज करने के लिए भी लगाया जाता है, बट इस पे बैन है, मतलब ये सही नहीं है, ये इलीगल है। बट फिर भी कुछ ऐसे हैं डेयरी फार्मर्स हैं जो क्या करते हैं, ज्यादा मिल्क यील्डिंग के लिए या मिल्क लेने के लिए वो क्या करते हैं, अपने कैटल्स पे इसे लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट जो है लैक्टेशन। तो क्या होता है, पार्चुरेशन के बाद यानी जब डिलीवरी ऑफ बेबी हो गया उसके बाद लैक्टेशन में क्या होगा, यानी फीडिंग यानी मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है वो एक्टिवेट होती हैं आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो वो एक्टिवेट होती हैं और वो मिल्क को इजेक्ट करना शुरू करती हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि जब उन्होंने मिल्क को इजेक्ट किया तो वो मैंने आपको पूरा बताया था जब हमने पूरा स्ट्रक्चर इसका पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड का। यहाँ ये क्या करता है, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके पास एक एंटीबॉडीज पाई जाती हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम पाई जाती हैं, और दूसरा मतलब ये रिच इन प्रोटीन होती हैं, रिच इन मिनरल्स होती हैं, और इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि इसमें कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ह्यूमन मदर मिल्क में सबसे ज्यादा IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, यानी सीक्रेटरी एंटीबॉडीज, दे आर आल्सो नोन एज सीक्रेटरी एंटीबॉडीज।
तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि सिक्रेटरी एंटीबॉडीज क्या है, तो IgA। कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक आती है, तो वो है IgG। तो जैसे IgG का मैंने आपको बताया, तो जो बेबी है वो 7 मंथ तक डेवलप हो जाता है, उसके बाद सिर्फ उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है, तो सिर्फ इम्यूनिटी ही डेवलप होगी। तो यहाँ आपको पता चला कोलेस्ट्रॉम भी जो है उसमें बहुत वो एंटीबॉडीज उसमें होती हैं, तो IgA एंटीबॉडीज वो कैरी करता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बेबी है उसको नरिशमेंट मिलता है बहुत ज्यादा और उसको बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इतना ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।